अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे मौसम के हवाले से। तो हम देख रहे हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। अगर हम लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी की बात करें तो कहीं मूसलाधार और कहीं हल्की बारिश इस वक्त हो रही है और रावलपिंडी में यालाबारी की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। इसके साथ साथ NDMA की जानिब से अलर्ट भी जारी किया गया है उन तमाम इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए जहाँ पर हम देखते हैं कि पहले भी सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है। और इस हवाले से अब महकमा मौसमियात की तरफ से भी ये बताया गया है कि जो बारिशों का सिलसिला है ये मज़ीद 3 दिन तक जारी रहेगा। और जिस तरह की पुरजोर बारिश हमने आज भी देखी है, अब इम्कानात यही हैं कि लाहौर में भी जो अर्बन फ्लडिंग है उसका खदशा जाहिर किया जा रहा है। इसके साथ साथ कराची में भी बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है और NDMA की जानिब से जो टूरिस्ट हैं उनके लिए भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि उन लोगों को भी एहतियात करनी है और गैर ज़रूरी सफ़र से भी हमें इज्तनाब करना है, क्योंकि जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं जिनमें मरी भी शामिल है, KP भी बहुत से ऐसे इलाके शामिल हैं, वहां पर इतनी तेज बारिशों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा पैदा हो जाता है। तो सयाहों को अपने तौर पर भी एहतियात करने की जरूरत है और किसी भी किस्म का गैर जरूरी सफर नहीं करना चाहिए। ये तो रही मौसम के हवाले से अपडेट, इस पर मजीद भी बात करेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। रोजा इमाम हुसैन में मकामे साहबुज़्ज़मा के लिए खताती करने वाला पाकिस्तानी आर्टिस्ट। पाकिस्तान में ई स्पोर्ट्स का रोशन मुस्तकबिल। घर का इंटीरियर डिजाइन बनाते वक्त किन चीजों का ख्याल रखना जरूरी। और आपकी मुलाकात कराएंगे कातिलाना हमले में जिंदा बच जाने वाली ज़ैनब जमील से। पाकिस्तान में खवातीन पर जिनसी तशद्दुद और उन्हें हिरासा किए जाने के बढ़ते हुए वाक़यात की रोकथाम के लिए हुकूमत अब तक मुतअद्दिद इक़दामात कर चुकी है, लेकिन बदकिस्मती से यह संगीन होता मसला जहां मुल्क के लिए बदनामी का बाइस बन रहा है, वहीं मुआशरे में भी एक बदनुमा रिवायत को जन्म दे रहा है। पुरानी बात नहीं है, हालिया दिनों में पेश आए ऐसे वाक़यात की बात कर लेते हैं जिस पर हम डेली प्रोग्राम भी कर रहे हैं कि किस तरह से पढ़ी लिखी प्रोफेशनल खवातीन भी तशद्दुद का निशाना बन रही हैं। आयशा जहां ज़ेब और ज़ैनब जमील इनमें सर फहरिस्त हैं। इन दोनों खवातीन के हवाले से अगर हम बात करें, ये पढ़ी लिखी हैं, अपनी अपनी फील्ड की कामयाब खवातीन हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर इन जैसी खवातीन भी गैर महफूज हैं तो एक आम घरेलू खातून किस हाल में होगी जिसको अपने राइट्स के हवाले से भी नॉलेज नहीं है। ये दोनों मशहूर खवातीन हैं, मीडिया ने इनकी आवाज़ हाईलाइट की और दोनों के शौहरों के खिलाफ फौरी एक्शन भी लिया गया, लेकिन बहुत सी खवातीन पर होने वाले तशद्दुद के वाक़यात तो रिपोर्ट भी नहीं होते हैं। गुज़श्ता रोज़ हमने मारूफ एंकर पर्सन आयशा जहां ज़ेब पर शौहर की जानिब से किए गए तशद्दुद की पुरजोर मजम्मत भी की थी और इस अहम इशू पर रिलेशनशिप एक्सपर्ट की राय भी ली थी कि मुहज़्ज़िब घरानों में बीवियों पर तशद्दुद की क्या वजूहात हो सकती हैं। आज हम ऐसे ही एक और वाक़े के हवाले से बात करने जा रहे हैं। रवां बरस मई में लाहौर के इलाके डिफेंस में साबिक मॉडल ज़ैनब जमील ने अपनी गाड़ी अपने ब्यूटी सैलून के सामने आकर रोकी ही थी कि 2 मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने उनकी कार को अंधाधुंध फायरिंग का निशाना बनाया था। कुछ तस्वीर भी आप इस वक्त हमारी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं जो कि ज़ैनब जमील की भी हैं और आयशा साहिबा की भी हैं। हमने देखा कि इस कातिलाना हमले में शदीद जख्मी हो गई थी ज़ैनब, उन्हें 6 गोलियां लगी थी, जिसके बाद वो काफ़ी दिनों तक अस्पताल में ही ज़ेर इलाज रहीं। उन्होंने पुलिस को दिए गए बयान में कातिलाना हमले का जिम्मेदार अपने शौहर को ठहराया था। लाहौर की सेशन कोर्ट ने ज़ैनब के शौहर मोहम्मद जमील की अदालत में अदम पैरवी की बुनियाद पर मुलजिम की अबूरी जमानत मुस्तरद कर दी थी और मुलजिम के खिलाफ थाना डिफेंस भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है, जबकि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम के बारे में इमिग्रेशन हुकाम को भी आगाह कर दिया है, जिसके बायस ज़ैनब के शौहर जमील का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक कर दिया गया था। अब सोचने वाली बात यह है कि जो खवातीन मीडिया में भी हैं और पढ़ी लिखी खवातीन भी हैं, अपने राइट्स के हवाले से भी जानती हैं, अगर उनके साथ ऐसा सलूक हो रहा है तो वो खवातीन जो दूर देहातों में रहते हैं उनके साथ क्या सलूक होता होगा, क्योंकि उन्हें अपने राइट्स के हवाले से भी इल्म नहीं है। और हमारे माशरे की पसमानगी ये है कि जब भी लड़कियों की शादी कर दी जाती है तो फिर उन्हें एक ही नसीहत की जाती है और वो नसीहत ये होती है कि इस घर से अब आपका जो जनाजा है वो ही उठना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लड़कियों को उनके राइट्स के हवाले से भी पता होना चाहिए। किसी भी तौर पर ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है जो घरों में खवातीन पर किया जा रहा है, ये किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। इस हवाले से हमने आज दावत दी है, ज़ैनब साहिबा भी हमारे साथ मौजूद होंगी, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हालात इस नहज तक पहुँचे हैं, कौन सी ऐसी वजूहात थी, अभी तक उनका जो केस है वो कहाँ तक पहुँचा है और अदालत में मामलात कहाँ तक चल रहे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि तमाम जो ये खवातीन हैं
अपनी फील्ड की कामयाब खवातीन हैं, बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से अपना एक प्रोफेशनल करियर को भी वो लेकर चलती रही हैं। जिस तरह से ज़ैनब भी अपने सैलून पर जा रही थी जब उन पर कातिलाना हमला हुआ है। अगर हम आयशा जहां ज़ेब की बात करते हैं तो वो भी एक प्रोग्राम को होस्ट करती हमें दिखाई देती हैं। ज़ैनब जमील ने हमें ज्वाइन कर लिया है, सबसे पहले उनसे बात करेंगे। ज़ैनब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आपकी सेहत के बारे में ही जानना चाहेंगे कि अब आपकी सेहत कैसी है और आपका इलाज कहाँ तक पहुँचा है? जितना बड़ा वाकया हुआ है, सेहत तो वक्त के साथ साथ ही अब रिकवर होंगी मैं। मारने वाले तो मुझे मार के फेंक गए थे, बस अल्लाह ने बचा लिया, तो अल्लाह से ही आसानियों की उम्मीद है। इलाज चल रहा है और स्लोली हीलिंग भी हो रही है। ठीक है ज़ैनब, केस आपका कहाँ तक पहुँचा, उस हवाले से अगर आप हमें अपडेट कर सकें। केस ऐसा है कि जो मेन अक्यूज्ड है इस केस में, उसको पुलिस की तरफ से तो मफरूर करार दे दिया गया है, क्योंकि ये बात अब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ तक पहुंच चुकी है, तो उसको तो मफरूर करार दे दिया गया। बट उसने अपने आप को रूपोश कर लिया। वो कोयटा से भी आगे एक इलाका है, वहां पर जाके रूपोश हो गया। तो आप लोग के प्रोग्राम के तवज्जुह से, बल्कि मेरी ये गुजारिश है इदारों से कि एक इंसान इदारों से बड़ा तो नहीं हो सकता, तो अगर रूपोश हो भी गया तो उसको गिरफ्तार किया जाए। बाकी पुलिस की तरफ से कोशिशें जारी है। देखिए, अभी तक जो मेन शूटर्स हैं जिन्होंने मेरे पे अटैक किया था, वो भी अभी तक जो है गिरफ्तार नहीं हो सके। कुछ सहूलतकार इन्होंने गिरफ्तार किए थे, उसके अलावा जो अक्यूज्ड हैं, जो मेन कल्प्रिट्स हैं, उनको गिरफ्तार अभी तक नहीं किया गया। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से हमने ये भी सुना था कि जब भी कोई इस तरह का वाकया रिपोर्ट होता है तो हुकूमत की तरफ से पूरी मुआवनत फराहम की जाती है, ये कहा जाता है कि प्रॉपर इलाज मुआलजा कराया जाएगा, उस हवाले से आपको फैसिलिटेट कर रही है हुकूमत? जी, अल्लाह का शुक्र है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जैसे ही मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने इस चीज का नोटिस लिया, उसके बाद मुझे फैसिलिटेट बिल्कुल किया जा रहा है। ठीक हो गया। अभी एक रिसेंटली भी वाकया हुआ है, आपकी नज़रों से भी गुजरा होगा, आयशा जहां ज़ेब वाला वाकया। कल हमने अपने प्रोग्राम में भी उसको डिस्कस किया था, ताकि जो डोमेस्टिक वायलेंस है उस पर हम भी आवाज़ उठाएं और जो लोग भी ये कर रहे हैं उनको कैफरे किरदार तक भी पहुंचाया जाए। आपने भी वो वाकया सुना होगा, पढ़ी लिखी प्रोफेशनल खवातीन, हम देख रहे हैं कि हर शौहर की जानिब से तशद्दुद के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। ज़ैनब, आप इसकी क्या वजूहात समझ रही हैं? सर, मुझे लगता है कि ये वाकयात पाकिस्तान में आज से नहीं, हमेशा से हो रहे हैं। और होने की रीजन ये है कि प्रॉपर जो है कोई लॉज नहीं बनाए गए कि शौहर को पता हो, या ऐसा जो वाकया है, ऐसा जुर्म करने वाले को पता हो कि अगर मैंने इस तरह की कोई कार्रवाई की तो मुझ पर इसका ये साइड इफेक्ट होगा या मुझे ये सजा मिलेगी। वाकयात शुरू से ही हो रहे हैं। मैं समझती हूँ कि अब रिपोर्ट होने लगे हैं ड्यू टू सोशल मीडिया, और लोगों में अवेयरनेस आ गई है, और खवातीन जो है वो सोशल मीडिया पर क्योंकि चीज को पोस्ट कर देती है तो वो जल्दी फैल जाती है। अदरवाइज वाकयात शुरू से हो रहे हैं। रीजन है कि प्रॉपर लॉज नहीं बनाए गए कि जुर्म करने वाले को ये पता हो कि अगर मैंने ये किया तो मुझे ये सजा मिलेगी और फौरी मिलेगी। जैसे मेरे वाकये के मुलजिम को देख लें, 2 महीने होने वाले हैं, अभी तक वो आजाद घूम रहा है, इतने सख्त एक्शन लेने के बावजूद। तो अगर यही मुल्जिम और ऐसे मुल्जिमान को सजा देकर मिसाल बनाया जाए तो आइंदा इस तरह के वाकयात जो हैं वो ना हो। ठीक है। अच्छा, आप क्या इसकी मेन वजूहात क्या समझती हैं जो पढ़ी लिखी खवातीन हैं? फिर आप उन्हें क्या एडवाइस करना चाहेंगी कि शादी करने से पहले भी जाहिरी बात है इस बात की लड़कियों को भी तसल्ली कर लेनी चाहिए कि जिनसे वो शादी करने जा रही हैं उनकी ज़हनी हालत कैसी है, और किसी किस्म का भी रवैया उन्हें किसी भी स्टेज में अपने जो मर्द हजरात हैं, जो शौहर हैं, उनका बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि जब आपको क्यूज मिल जाते हैं कि जो दूसरा बंदा है वो टॉक्सिक है, और 1 या 2 वाकयात आप शुरू में सह लें, जैसे आयशा जहां ज़ेब ने भी कहा कि उन्होंने भी तशद्दुद के वाकयात सहे। मैं खुद 8 साल तशद्दुद, ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद जो है अब्यूज सहती रही हूँ। तो मेरा ख्याल है कि हमने ऐसी खवातीन को चाहिए कि इस तरह की जब आपको क्यूज मिलने लगे और आपको समझ आ जाए कि दूसरा इंसान टॉक्सिक है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि इंसान किसी भी हद तक जा सकता है, एंड women should walk out the relationship, they should walk out the door। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैनब जमील हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। और हम अरबाब इख्तियार से भी यही अपील करेंगे कि जो भी केसेस अभी मंजर आम पर आ रहे हैं, इनके तमाम जो मुल्जिमान हैं उन्हें भी कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे।
वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, अब हम बात करने जा रहे हैं आर्ट के हवाले से। आर्ट इंसानी तख्लीक है और इसकी तारीख लगभग उतनी ही पुरानी है जितना खुद इंसान पुराना है। पत्थरों के दौर में मुख्तलिफ गारों में इंसानी हाथों से बनी अशकाल इसकी एक वाज़ेह मिसाल भी हैं। जहाँ जहाँ रहा वहाँ आर्ट किसी न किसी सूरत में उसके साथ रहा। इब्तदा में मुख्तलिफ तख्लीकात का ताल्लुक रस्मी, समाजी और मजहबी मामलात से था, जबकि इससे कई तरह के काम भी लिए जाते थे जिनमें ख्यालात का इजहार, किस्सा गोई, अबलाग वगैरह सब शामिल हैं। यही आर्ट किसी गिरोह, बिरादरी या मुआशरे की बुनियादी शनाख्त तक गिरदाना जाता रहा है। बहरहाल, प्रिंटिंग प्रेस के रिवाज पाने से कबल कैलीग्राफी कई सदियों तक ख़त व किताबत और इल्मी विरसे को महफूज रखने के लिए कदीम तहजीबों का एक अहम जुज़ रही है। कुरान पाक की अरबी ज़बान में नज़ूल की वजह से इस्लामी फ़नून सकाफ़त में भी कैलीग्राफी के आर्ट को नुमाया मकाम हासिल है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही इस्लामी कैलीग्राफी आर्टिस्ट से करवाने जा रहे हैं जिन्हें रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में मुकाम साहिबुज़्ज़मा के लिए ख़त्ताती लिखने का एजाज़ हासिल है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं वासिल शाहिद, कैलीग्राफी आर्टिस्ट हैं, उनसे मज़ीद बात करेंगे। वासिल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि कैलीग्राफी कितना मुश्किल काम है और कितना वक्त लग जाता है इसको सीखने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, शौक के सामने तो कुछ मुश्किल नहीं होता। अगर शौक है तो इंसान ने बड़े बड़े कारनामे दिए हैं, चांद तक पहुंच चुका है, तो खताती करना भी आसान है अगर शौक है। अगर शौक नहीं तो फिर तो बेइंतहा मुश्किल है। लेकिन शौक भी हो तो सीखने के लिए कम से कम 4 से 6 साल चाहिए। इससे पहले अगर कहे कि मैं कोई एक खत भी सीख सकता हूँ तो वो नामुमकिन है, नहीं सीखा जा सकता। लेकिन सीखने का अमल हमेशा फिर जारी रहता है। ये कभी भी कोई भी फन है समंदर की तरह गहरा होता है, तो खताती भी इसी तरीके से एक बहुत वसी फन है। और फिर जब आप वहीं की खताती करते हैं अल्लाह के कलाम की, तो जैसे अल्लाह की ज़ात लामहदूद है, उसका कलाम भी लामहदूद है, और उस कलाम से वस्ता जो फन है वो भी लामहदूद फन है। तो उसके सीखने का अमल फिर हमेशा जारी रहता है, कभी खत्म नहीं हो सकता। ठीक है, तो कैलीग्राफी सीखने के लिए पाकिस्तान में कौन से ऐसे इदारे हैं जो काम करें, बड़ा अच्छा काम करें, जहां पर जो लोग अब हमें देख रहे हैं और सीखना चाहते हैं, कहां पर वो जा सकते हैं? या आप भी कोई क्लासेस दे रहे हैं तो बताइए। जी देखिए, जिस तरह सिखाया जाना चाहिए था बैनुल-अक़वामी सतह पर, जिस तरह ईरान में, टर्की में, इंडोनेशिया, मलेशिया या बाकी अरब कंट्रीज में काम सिखाया जाता है, जितनी भी इस्लामिक रियासत है, ताकि भारत में जिस तरह सिखाया जाता है, इदारे वहाँ पे मौजूद है। पाकिस्तान में हुकूमती सतह पर कोई ऐसा इदारा मौजूद नहीं है खताती सिखाने के लिए। और इसके लिए मैं ज़ाती तौर पर भी कोशिश करता रहता हूँ कि हमेशा कि गवर्नमेंट की सतह पर भी कोई ना कोई इदारा हो जहाँ पे 4 साल की कोई डिग्री दी जाए लोगों को। जिस तरह फाइन आर्ट्स के अंदर मिनिएचर सिखाया जाता है, बकिया पेंटिंग के स्कूल ऑफ थॉट सिखाए जाते हैं, तो वाई नॉट बैचलर्स इन कैलीग्राफिक आर्ट, जिसमें हिस्ट्री भी लोगों को पता हो, क्लासिक आर्ट का पता हो, मॉडर्न का पता हो, आगे इनोवेशन कैसे करनी है, आगे कैसे बढ़ना, ये जरूरी है। प्राइवेट सतह पर लोग कोशिश करते हैं, किसी ने अपने तौर पर 2-4 कमरों में जैसे कोशिश कर सकते हैं। कराची में ऐसे हमारे दोस्त हैं नवीद मारूफ साहब, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, कराची स्कूल ऑफ आर्ट्स में वो सिखा रहे हैं। इस्लामाबाद में मैं अपने सतह पे कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन इंटरनेट की वजह से ये आसानी होगी कि पूरी दुनिया से लोग रब्ता करते हैं, जूम के जरिए वो भी सीखते हैं। तो ऐसे सीखने वालों की भी तादाद बहुत बड़ी और बहुत अच्छा काम करें इस एतबार से। घर बैठ के भी लोग, मुझे बताते खुद इस पे हैरत हुई कि कोविड के बाद से लोगों का शौक भी बढ़ा है और सीखने की सलाहियत भी बहुत बड़ी है। ठीक हो गया। अच्छा, जैसे आपने कहा कि इंटरनेट के दौर की वजह से आसानी ये भी हो गई है कि जूम के थ्रू या स्काइप के थ्रू लोग आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं और सीख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब जितनी टेक्नोलॉजी एडअप हुई है, जिंदगी उतनी आसान भी हो गई है। जब से ये प्रिंटिंग प्रेस और ये कंप्यूटर पे तमाम चीजें, तमाम फॉन्ट्स अवेलेबल हैं, आपको लगता है कि इफेक्ट हुआ है ये काम भी? नहीं, 2 चीजें हैं। देखिए, एक होती स्किल और एक होता आर्ट। क्राफ्ट और आर्ट में हमें बुनियादी फर्क जानना चाहिए। मशीन क्राफ्ट बहुत अच्छा कर सकती है, इससे मुकाबला नामुमकिन है। 3D प्रिंटिंग आएंगे, अभी तो कंस्ट्रक्शन AI की वजह से बहुत आगे जाना है। लेकिन इकबाल का एक शेर है ना कि दिल के लिए मौत है मशीनों की हुकूमत, एहसास से मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। तो ये जो आलात ने, इसमें एहसास, फील, जज्बा और सबसे बढ़कर नजरिया नहीं होता। मशीन में स्किल बहुत अच्छी होगी। आर्ट जो ना और क्राफ्ट में बुनियादी फर्क ये था, क्राफ्ट में सिर्फ एस्थेटिक्स होती है, आर्ट में साथ आइडियोलॉजी होती है, सोसाइटी के मुताबिक पैगाम देता है, वो अखलाकी तरबियत करता है लोगों की, उनके रवैयों को बेहतर बनाता है। आर्ट ये पूरी की पूरी एक तरबियत का निज़ाम है। जिस तरह तालीम है, तालीम आपके ख्यालात को बेहतर करती है, आर्ट आपके जज्बात को, जिसपे हम 99% अपने रोजाना के काम करते हैं, उनकी तरबियत करता है। तो वो जो काम करना वो इंसान बेहतर कर सकता है। वो समझता कि मेरा मुआशरा इस तरीके से, वो उसी मुआशरे में पला बड़ा होता है। यहाँ के ये मसाइल हैं, इन मसाइल को फागने पर, जैसे भी आप बात कर रहे थे आयशा हज़ीब साहिबा की, उनके साथ ऐसा हुआ, तो ये मशीन नहीं जानती कि मशीन में क्या हुआ, कैसा आर्ट क्रिएट करना, कैसा नहीं। हम जानते हैं, हमारा एहसास है, हम उसको प्रोसेस करते हैं, फील करते हैं, फिर उसके मुताबिक हम चाहते हैं अच्छा ये मसाइल हैं। तो हमारी सोसाइटी में मुझे लगता है कि
बबूल के जो दरख्त वो कुछ ज्यादा हो गए, जितनी मर्जी आप शाखें काट देना तो कांटे फिर भी रहेंगे, जितनी मर्जी ऐसे मुजरिमों को सजाएं देंगे तो वो कांटे नहीं खत्म होंगे। हमें वो बुनियादी तौर पे बीज को बदलना है। अगर हमें फल और फूल चाहिए तो हमें फिर सेब के, ऑरेंज के वो जो दरख्त लगाने होते हैं वो लगाने पड़ेंगे हमें। वो जब बीज बदलेंगे तो फिर फल भी बदल जाएंगे, फूल भी बदल जाएंगे, मुआशरा भी बेहतर हो जाएगा, हमें रवैये बेहतर हो जाएंगे। आर्ट इसी तरीके से कार्डियोलॉजी का काम है कि वो मुआशरे में अखलाकी रवैयों की तरबियत को भी बेहतर करता है, इंसान को भी इंफरादी सतह भी बहुत बेहतर बनाता है, और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे जो तख्लीकी रवैये हैं उनको परवान चढ़ाता है। और जिस इंसान में क्रिएटिविटी होती ना, तख्लीकी रवैया जिस इंसान में आ जाता है, वो तख्लीक की तरफ कभी नहीं जा सकता, उसमें कभी डिप्रेशन नहीं हो सकता, उसमें कभी वायलेशन नहीं हो सकती, वो उसमें ठहराव होगा, वो सोसाइटी के अंदर कंस्ट्रक्शन का पैगाम हमेशा देगा, क्रिएटिविटी का पैगाम देगा। तो मैं समझता हूँ हमारा जो मुआशरा है इसको इस वक्त आर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर यहाँ पे आर्ट आ जाए, ना सिर्फ ऐसे मसाइल का हल बेहतर हो जाएगा, बल्कि हमारा जो जहन है मजमूई तौर पर 25 करोड़ लोगों का जहन वो भी तख्लीकी हो जाएगा, और हमारी इकॉनमी भी बेहतर हो सकती है। हर सतह जिंदगी के अंदर हम हर तरीके से बेहतरी लाई जा सकती है। ठीक है, अच्छा, एक आपका एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे जानना चाहूंगा। रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में मकाम साहिबुज़्ज़मा के लिए खत्ताती लिखना, ये आपका बड़ा एजाज़ है, तो ये मौका किस तरह से मिला? मैं कराची में उस वक्त डॉक्टर आमिर याकत मरहूम, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे, मैं उनके साथ रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहा था, तो मेरी एक स्टूडेंट थी ऐसे ही, उन्होंने रब्ता किया कि मेरे बाबा चाहते कि वहाँ के लिए खत्ताती जो ना उनको वहाँ से हुक्म हुआ है, तो वो खत्ताती करवाना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है कर लेते बात। तो उन्होंने, वो लाहौर से हैं, उन्होंने मुझसे रब्ता किया और रब्ता करके उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे हमें खत्ताती चाहिए, और हमने यूँ इतने बड़े साइज़ में वहाँ पे जाके नस्ब करनी, इस तरीके से हमें इजाज़त मिल गई है तो हमें खत्ताती चाहिए। मैंने कहा, मुझे कहते कितना मुआवजा क्या? मैंने कहा छोड़ें जी, मुआवजा सारी ज़िंदगी कमाते हैं, कमा रहे हैं, तो इसके लिए तो कबूलियत की बात होती है, अल्लाह ने कबूल किया तो हम खत्ताती करते हैं। आपका नाम आ गया, तो वहाँ पे फिर मैंने वापस आते ही रमज़ान ट्रांसमिशन के फौरी बाद उस पर काम शुरू करके सारा काम करके उन तक पहुँचाया। उन्होंने वहाँ पे जाके नस्ब किया अल्हम्दुलिल्लाह। अगस्त 2021 में वो काम वहाँ पे नस्ब हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और तकरीबन 3 साल वहाँ पे। ठीक है, अच्छा, तो मैं चाहूँगा कुछ काम भी आप हमारे व्यूवर्स को भी दिखाएं जो आप हमारे लिए स्पेशल लाएं, और इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब भी कीजिएगा। अब ये आयत सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, इस आयत को जैसे सूरह यासीन को कुरान पाक का दिल कहा जाता है, इस आयत को सूरह यासीन का दिल कहा जाता है कि अल्लाह पाक अहले जन्नत को सलाम रब्बिर रहीम की तरफ से, कितनी बड़ी बात का अल्लाह सलाम भेजे कि ये सोने के वर्क के साथ। ये दोबारा दिखाइएगा, और थोड़ी सी टिल्ट अब आया थोड़ा सा, ये सोने के वर्क के साथ काम। अच्छा, सोने के वर्क, अच्छा, सोने का वर्क के और काले कागज के ऊपर है, एसिड फ्री पेपर होता है। अब मेरा बुनियादी तौर पे ज्यादा थीम यही होता है कि मैं डार्क कलर्स हमेशा यूज करता हूँ। ठीक है, क्योंकि डार्क कलर या ब्लैक कलर ना ये जज़ब करता है। हम मुआशरे में अगर देखें इस वक्त हम में जाज़बियत की कमी है, हम जज़ब नहीं करते, हम रिएक्ट कर देते उसी वक्त, हम गुस्से में आ जाते, हम उसी वक्त, हम किसी को बात भी करनी हो ना, हम रिस्पॉन्स नहीं करते, हम बर्दाश्त खत्म हो रही है, रिस्पॉन्स नहीं करते, हम रिएक्ट करते। ऑब्जर्व करना तो बड़ी बात होती है, वो तो सूफियों का काम होता है। तो लेकिन अगर आप ये काले रंग इस्तेमाल करने का मकसद यही था, और अगर आप ऐसे काले रंग के ऊपर गोल्ड लीफ के साथ काम करने का मकसद यह था कि अगर काले की ये सिर्फ आप में पैदा हो जाए जज़ब करने के, तो आप भी सोने की तरह ऐसे चमकना शुरू हो जाएंगे, आपकी ज़ात में भी अल्लाह की तरफ से एक नूर पैदा होगा, जैसा कि आपको इस काम में। अच्छा, ये एक बारीकी है जो मैं जब भी किसी आर्टिस्ट से मिलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो, हमें तो लग रहा होता है कि वो सिर्फ यही काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आप चीज़ों को पोर्ट्रे करके हमें बता रहे हैं, जिस तरह से आपने इसकी हमें एक मकसद समझाया है कि किस तरह से हम लोग भी अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। आर्टिस्ट बहुत बारीक नज़र रखते हैं और बहुत हसास होते हैं, नो डाउट। ऐसे में देखें, अभी हमने पहले आपने एआई की भी बात की, मशीनों की भी बात की, वो क्राफ्ट है। आर्टिस्ट इस वजह से बहुत ज़्यादा डीप होता है, चूंकि इंसान है ना, तो इंसान में बुनियादी तौर पे 4 तवन्नाइयाँ होती हैं, मैकेनिकल या फिजिकल एनर्जी, इमोशनल एनर्जी, साइकोलॉजिकल एनर्जी और स्पिरिचुअल एनर्जी। अमूमी तौर पर जो इंसान होता है ना, मुआशरे के अंदर मजमूई सतह पर देखा जाए, वो ज़्यादातर होते हैं अपनी मैकेनिकल एनर्जी से काम करते हैं या जज्बाती तवन्नाई के साथ, गुस्से में आ गए, खुशी में आ गए, बस ऐसे। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो नजरियाती सतह पर साइकोलॉजिकल एनर्जी को बहुत एक्टिव किए होते हैं। तो जिन लोगों की ये तीनों एनर्जीज बहुत अच्छी होते हैं, वो बड़े अच्छे मुफक्कर होते हैं, शायर बहुत अच्छे होते हैं, और बास्कर तख्लीक़कार भी बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन जो खत्तात होता है ना, उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी, चूंकि अल्लाह से ताल्लुक़ का भी फ़न है ना, इबादत भी है, रियाज़त भी है, फ़न भी है, तो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी बहुत एक्टिव होती है। तो वो फिर स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल और आपकी फिजिकल एनर्जी, जिन हाथों से आप काम करते हैं, अगर ये सारी के साथ यूनिफाइड भी हो जाए, प्योरीफाइड भी हो जाए, एक्टिव भी हो जाए, तो इंसान अंदर से बहुत खुशहाल होता है, अंदर से खुशहाल हो जाता है, अंदर ठहराव पैदा होता है, अंदर हुस्न पैदा हो जाता है। जैसा ये हुस्न अगर आप यहाँ पे देखते हैं ना, तो ये हुस्न यहाँ नहीं आ सकते जब तक अंदर ना हो। और इस काम के फैसले आता है, क्योंकि कुरान पाक की आयत में ना, हर जुदा
और एहसान नहीं होगी एहसान, कि नेकी का बदला नेकी के सिवा क्या हो सकता है, और इस हुस्न का बदला ज़ात के हुस्न के सिवा क्या हो सकता है। तो ये ज़ात के अंदर हुस्न, ठहराव, गहराई, जैसे इस कलाम में गहराई, ये इस काम का फैज़ है, ये पैदा होता है। और मैं यही गुजारिश करूँगा कि आइंदा बच्चों की अखलाकी तरबियत करने के लिए और उनके ज़हनी तौर पर तख्लीकी दरीचे खोलने के लिए स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में कोरियोग्राफी को लाजमी पढ़ाइए। ये सिर्फ लिखने का फ़न नहीं है, ये शख्सियत साजी का फ़न भी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया वासिल शाहिद, कैलीग्राफी आर्टिस्ट, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, आजकल घर हो या दफ्तर हो, हर किसी को ख्वाहिश ये है कि वो खूबसूरत से खूबसूरत दिखे और जो कोई भी आए वो ये तारीफ़ लाजमी करे कि ये कहाँ से डिज़ाइन करवाया है। हमारा ये मानना है कि घर या ऑफिस रोज़ रोज़ नहीं बनते और इतने कीमती सरमाए को किसी ना तजुर्बेकार शख्स की नज़र बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें किसी माहिर आर्किटेक्ट से डिज़ाइन करवाना चाहिए और फिर किसी अच्छे डेवलपर से उसको बनवाना चाहिए। मगर किसी भी प्रॉपर्टी की खूबसूरती को चार चांद लगाने का जो असल मरहला है वो उसके बाद शुरू होता है, और वो मरहला है इंटीरियर डिज़ाइनिंग का, जिसके हवाले से आज हम डिस्कस भी करेंगे। हमें ज्वाइन किया है राफिया अनस साहिबा ने, इंटीरियर डिज़ाइनर हैं। राफिया साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट मरहला है जहाँ पर लोग फिर पैसे बचाने की कोशिश भी करते हैं। जैसे हमने आर्किटेक्ट की बात की है, डेवलपर की बात की है, इंटीरियर डिज़ाइनर भी उतना ही ज़रूरी होता है किसी भी घर के लिए या वर्किंग स्पेस के लिए। तो जो लोग पैसे बचाते हैं उनके लिए आप क्या मशवरा सबसे पहले देंगे? सबसे पहले मैं मशवरा ये देना चाहूँगी कि आपकी जो स्पेस है, फर्निशिंग द हाउस इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इसलिए सबसे पहले उसकी स्पेस के अकॉर्डिंगली फर्नीचर डिज़ाइन करें ताकि एक ओवर क्राउडेड लुक ना आए। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और जिस तरह से कोई भी हम अच्छा अगर ऑफिस बना रहे हैं या घर बना रहे हैं, आजकल जो बेसिक डिज़ाइन चल रहे हैं, किस कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखना चाहिए? आजकल 2-3 डिफरेंट लाइंस यहाँ पे लोग फॉलो करें। एक तो लोग ट्रेडिशनल हमेशा से चले आ रहे थे, पर आजकल लोग मिनिमलिस्टिक डिज़ाइंस को बहुत पसंद करें, जिसमें स्ट्रेट लाइन्स हैं, लाइट कलर्स हैं, डिफरेंट टेक्सचर्स हैं और लाइटर कलर पैलेट्स फॉलो कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, और एक जो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा ट्रेंड है वो ठेकेदार वाला ट्रेंड है। आर्किटेक्ट वाला ट्रेंड नहीं है। हर चीज़ हम ठेकेदार को ही सौंप देते हैं, जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, जिसके पास उस तरह से एक्सपीरियंस नहीं है और उसके पास वो विजन भी नहीं है, जो कि जाहिर बात है एक आर्किटेक्ट के पास है या एक डेवलपर के पास है या जैसे आप इंटीरियर डिज़ाइनर है उनके पास है। ये कितना अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए। एक्चुअली होता ये है कि जब लोग सब चीज़ें खुद ही से करने की कोशिश करते हैं या अपना प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर देते हैं किसी इनएक्सपीरियंस इंसान को, तो इन द एंड उनको खुद ही आउटलुक पसंद नहीं आता। आजकल सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि सब कुछ एक थीम के अकॉर्डिंगली चले, एक ओवरऑल लुक के अकॉर्डिंगली चले, और वो आजकल विजुअलाइज पहले करना मुश्किल नहीं है। इतनी सारी एप्स हैं और डिज़ाइनर्स आपको हेल्प करते हैं उस चीज़ में, ताकि आपको फर्नीचर आने से पहले ही पता हो कि फाइनल लुक क्या होगी। ठीक है, और किस कमरे को किस कलर का पेंट करना है, कौन सी लाइट्स यहाँ पर इस्तेमाल करनी है, ग्रीन, ब्लू, बेज, 10 डिफरेंट ऑप्शंस क्लाइंट को करके दिखा दें। जो बेस्ट ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेगा, इसके बजाय कि उसको एंड में सरप्राइज मिले कि क्या ये क्या बन गया। जी एग्जैक्टली। और जिस तरह से अब तो हम देखते हैं कि 3Ds पहले बन जाती हैं, क्लाइंट को अब तुम अच्छे तरीके से पोर्ट्रे कर देते हैं कि इस तरह का आपका घर लगेगा, वो भी लोग नहीं करते हैं। वहां पैसे बचाने की कोशिश की जाती है, घर बन रहे हैं करोड़ों में और मेरा ख्याल है कुछ 2-4 लाख रुपया इंटीरियर डिजाइनर अपने इस काम का लेते हैं, उससे लोग भागते हैं। हमारे साथ ये बहुत दफा होता है कि इन द एंड वो सारा फर्नीचर करा के इन द एंड दे वुड से कि नहीं ये तो सूट नहीं किया, क्योंकि सब कुछ वो अपने हिसाब से, अपने माइंड के हिसाब से कर, और वो उस पर बहुत फिक्सेट हो जाते हैं और आपकी बात नहीं सुनेंगे। ठीक है, अच्छा, जैसे डिजाइन वगैरह तो आप लोग बना लेते हैं, लेकिन सबसे मुश्किल काम जो है वो है लेबर को हैंडल करना। वो किस तरह से हैंडल करते हैं? उसमें यह है कि एक वर्क मोराल यहाँ को ऑब्वियसली है, मगर उनको साथ लेकर चलना पड़ता है, उनके साथ रहना पड़ता है, हर एक चीज़ को फॉलो करना पड़ता है। लेबर को ऑब्वियसली इशू है, मगर और आजकल के हालात में उनको मोटिवेटेड रखना भी बहुत इशू है। ऑब्वियसली महंगाई की वजह से महंगाई है बिल्कुल, मगर ये है कि एक अच्छी टीम हमें मिल गई है, काफ़ी मुश्किल से हमने बनाई है, चल रहे हैं हम। ठीक है, अच्छा, जैसे अब किसी ने भी अगर अपना घर स्टार्ट करना है तो उसके लिए सबसे पहला प्रोसेस आप क्या समझती हैं क्या है? अगर हम लोगों को गाइड करना चाहें, कोई भी अपना 5 मरले का या 10 मरले का घर स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले जो स्टेप्स हैं वो क्या हैं? सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आप देखें कि आपकी स्पेस कितनी है। ठीक है, सबसे ज़रूरी पार्ट एक सेटिंग में ये है कि डायमेंशंस अकॉर्डिंग टू स्पेस हो, ताकि एक ओवर क्राउडेड लुक ना आए। ठीक है। सेकंड चीज़ ये है कि कलर पैलेट्स डिसाइड करें, डिज़ाइंस देखें कि आपको पसंद क्या आते हैं। तो सबसे पहले डायमेंशंस और उसके बाद डिज़ाइन।
ये 2 चीज़ें हैं जो मैं कहूँगी आप सबसे पहले देखें। ठीक हो गया। और जैसे कौन से आपका ऐसा प्रोजेक्ट आपके दिल के करीब रहा है जो कि कम से कम जगह पर आपने बड़े ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया हो, क्लाइंट्स को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया हो? हमारे तो ये था, जब मैंने काम शुरू किया तो हम सिंगल रूम से भी काम शुरू कर रहे थे। हम एक 5 मरले का एक छोटे से रूम का बेडरूम भी सेट कर रहे थे, उसी से हमने काम आगे चलाया। तो सबसे छोटी स्पेस जो है वो बहुत सिंगल यूनिट है एक कस्टमर का। ठीक हो गया। तो इंटीरियर डिजाइनिंग जिस तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट मरहला है, इसके लिए क्या लोगों को स्टडीज करनी पड़ती हैं, क्या तरीकेकार है, कौन सी डिग्री है? मैंने तो बेसिकली MBA किया हुआ और उसके बाद MPhil किया हुआ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ाती रही हूँ लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। यानी कि आप अपने पैशन को लेकर फिर चल रही हैं? बिल्कुल, मेरा ये शौक था और मैंने एक ऑनलाइन काम शुरू किया, लोगों ने पसंद किया, मैंने शोरूम बना लिया, ये इस तरह से मैं लेकर चली हूँ। तो सबसे ज़्यादा इसमें मेरा एक अपना एस्थेटिक है जिससे मैंने लर्न किया है एज आई हैव ग्रोन। और आजकल हम देख रहे हैं कि पिंटरेस्ट पे तो आपको हर किस्म के आइडियाज मिल जाते हैं, फिर लोगों की कोशिश ये होती है कि वो खुद ही से सारा कुछ मैनेज किसी ना किसी तरह कर लें। तो आप लोगों का काम फिर कितना मुतासिर हुआ है? अच्छा, उसमें यह है कि क्योंकि हम बहुत से डिजाइन बनाते हैं, हमें पता है कौन सा डिजाइन अच्छा बनता है और कौन सा नहीं बनता। सो एनीवन ट्राइंग ऑन देयर ओन, उनके लिए एक हिट एंड ट्रायल ही होगा। ठीक है, यानी कि जो भी चीज आपने इंटरनेट पर देखी है लाजमी नहीं है कि वो जब आप बनाएं तो वैसी ही पोर्ट्रेट बन सके। बिल्कुल, कि वो जरूरी नहीं है कि वो बन के भी इतनी अच्छी लगे। कुछ चीजें ज्यादा अच्छी बनती हैं, कुछ चीजें कम अच्छी बनती हैं। तो क्योंकि हम इतना रेगुलर रूटीन में काम कर रहे हैं, इस वजह से हमें ये इशू नहीं आता। वी कैन रिकमेंड टू अ कस्टमर। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से आपने घरों का बताया, जिन्होंने ऑफिसेज अपने डिजाइन करने हैं, आजकल ऑफिसेज की क्या थीम चल रही है? आजकल ऑफिसेज की भी एक बहुत मिनिमलिस्टिक थीम चल रही है, जिसमें स्ट्रेट लाइंस है, मेटल वर्क है, ब्राउन सिंपल लाइटर शेड्स हैं। ठीक है, बेसिकली। ठीक है। और जब डिज़ाइन जिस तरह से आप कर रहे हैं, और जैसे कि हमने लेबर को भी डिस्कस किया, यकीनी तौर पर बड़ा मुश्किल काम है, बीइंग अ वुमेन भी, फिर साइट्स विजिट करना, उस एक्सपीरियंस को किस तरह से देख रही हैं? उस एक्सपीरियंस से मैं कहूँगी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है इस सब में, और उनके बगैर ये चीज़ बहुत मुश्किल हो जाती है। और हम दोनों एज अ कपल मिलके साइट्स विजिट्स करते रहे हैं। ठीक है। अच्छा, डिजाइन्स बनाना और उसके लिए मतलब प्रॉपर आप लोगों के पास टीम है जो लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहें? बिल्कुल, हमारे पास एक प्रॉपर टीम है जो कि स्केच से लेके फाइनल स्टेज तक उसकी डायमेंशंस, डिजाइनिंग, हर चीज इंप्लीमेंट करते हैं। और आजकल अगर हम बहुत से ऐसे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि पर स्क्वायर फीट आजकल क्या रेट चल रहा है, और वो भी डिपेंड करता है, जाहिर बात है उसमें भी कैटेगरीज हैं, बट मिनिमम टू मैक्सिमम क्या आजकल पर स्क्वायर फीट कॉस्ट आ जाती है, जितनी महंगाई भी बढ़ चुकी है? अच्छा, इसमें मेरा जो एक्सपीरियंस है आजकल वो ये है कि मैं ये लोगों को एक सर्विस ही देती हूँ, जो अपना एस्थेटिक है वो मैं एक सर्विस देती हूँ। इफ दे ऑर्डरिंग फर्नीचर फ्रॉम मी तो मैं उनको सेपरेटली चार्ज नहीं करती। ठीक है। और जैसे ग्रे स्ट्रक्चर अगर कोई बनवा रहा है या प्रॉपर इंटीरियर डिजाइन करवा रहा है तो उसकी कॉस्टिंग फिर अलग अलग है? कॉस्टिंग काफी ज्यादा है उसकी, तो लोग आई थिंक इस वक्त मार्केट में जो उनका दिल करे वो चार्ज कर रहे हैं। इस तरीके से है, जिसका जितना ब्रांड नेम है वो उस ब्रांड नेम है, या जो जिस तरह की क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है, या जो जिस तरह का मटेरियल यूज कर रहा है, जिसका पोर्टफोलियो किसी को पसंद आए उसके हिसाब से वो चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेरा फोकस इसी पे रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राफिया अनस, हमारे साथ इंटीरियर डिजाइनर कॉन्वर्सेशन थी, आपको बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, जैसे भी आपने अगर घर भी किसी से बनवाना है तो आपको पता होना चाहिए कि जिस इंसान का भी आपने इंतखाब किया है वो आपके घर बनाने के तमाम जो तरीके हैं उन पर पूरा उतरता हो, क्योंकि बाद में फिर ये बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, लोग अपने तौर पर ये एक्सपीरियंस तो कर लेते हैं लेकिन उसके बाद फिर उन्हें पछताना भी पड़ता है। अगर आप किसी इंटीरियर डिजाइनर को हायर करते हैं या आप किसी भी आर्किटेक्ट को हायर करते हैं तो उस हवाले से आपका जो एक्सपीरियंस है फिर वो अच्छा भी रहता है, क्योंकि ये तमाम लोग वो हैं जो कि पढ़ के इस फील्ड में आए हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस मौजूद है और वो आपके काम को बेहतर तरीके से भी सरअंजाम दे सके हैं। एक और ख़बर है जो हमने आपके साथ शेयर करनी है। तो क्या आपको ये मालूम है कि दिन भर में कई बार हंसना या मुस्कुराना आपके मिजाज को खुशगवार तो बनाता ही है, लेकिन इसके साथ साथ आपकी सेहत को भी बहुत ज़्यादा बेहतर बनाता है। कम से कम साइंसदान तो यही मानते हैं, जिन्होंने इस हवाले से रिसर्च भी की है। लेकिन क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि किसी खित्ते में ऐसे कानून का निफाज हो जाए जिसके तहत लोगों पर हंसने की पाबंदी आयद कर दी जाए? जापान के यामागाता प्रीफेक्चर नामी इलाके में इस अनोखे कानून का निफाज हुआ है और इस कानून के तहत दिन भर में कम से कम एक बार लोगों के लिए हंसना लाजमी करार दिया गया है, ताकि उनकी जो जिस्मानी और जहनी सेहत है उस पर पॉजिटिव असरात मुरतब हो सकें। मकामी मीडिया का यह बताना है कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP की जानिब से इस कानून को पेश किया गया, जिसमें मकामी रिहायशियों पर यह जोर दिया गया
गया है कि वो रोज़ाना हंसने को अपनी आदत बनाएं और इसी तरह कारोबारी इदारों को भी ये हिदायत की गई हैं कि वो ऐसा माहौल तश्कील दें जिसमें हंसी की गूंज सुनाई दे। हर महीने का 8वां दिन खुसूसी तौर पर हंसी के लिए मुख्तस किया गया है और इस कानून का निफाज यामागाता यूनिवर्सिटी की रिसर्च को मद्देनजर रखकर किया गया, जिसमें यह कहा गया था कि हंसी से सेहत बेहतर होती है जबकि औसत उम्र में भी इजाफा होता है। तो इस यूनिवर्सिटी की 2020 की यह तहकीक में बताया गया था कि जो भी अफराद कम हंसते हैं उनमें अमराज़े कल्ब या किसी भी वजह से मौत का खतरा नुमाया हद तक बढ़ जाता है। तहकीक में हंसी और ज़िंदगी की खुशियों के दरमियान ताल्लुक भी दरियाफ्त किया गया है। रिसर्चर्स ये बताते हैं कि हंसी से जहनी रवैयों पर मुस्बत असरात भी मुरतब होते हैं और दिलचस्प बात यह है कि इस नए कानून का खैर मकदम हर हल्के की जानिब से नहीं किया गया, जबकि 2 सियासी जमातों की जानिब से तो इसकी मुखालफत भी की गई है। तो ऐसा लगता है कि वहाँ पर लोगों को हंसने पर भी एतराज़ है, मगर LDP के तर्जुमान ये कह रहे हैं कि इस कानून के तहत लोगों को हंसने पर मजबूर नहीं किया जाएगा बल्कि लोगों के फैसले का भी एहतराम किया जाएगा। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। बदलते ज़माने के साथ साथ हमारे खेल और तफरीही सरगर्मियाँ भी बदलती रही हैं। दहाइयों पहले किकली, गिली डंडा, छुपन छुपाई, खो खो और आंख मचोली जैसे खेल हमारे बच्चों की सरगर्मियाँ और गली मोहल्लों की रौनक हुआ करते थे और लूडो और कैरम बोर्ड जैसे खेल घरों की। फिर हमने देखा कि क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में पाकिस्तान उरूज को पहुंचा तो तमाम बच्चों ने यही खेल खेलना शुरू कर दिए, या फिर मोहल्लों में स्नूकर और बिलियर्ड क्लब जैसे मराकज़ जो निस्बतन बड़ी उम्र के लड़कों की दिलचस्पी बन गए। लेकिन जो जो टेक्नोलॉजी आती गई, खेल भी कंप्यूटराइज होते गए और बच्चों की दिलचस्पियाँ भी। फिर हर जगह हमने देखा कि कंप्यूटर या वीडियो गेम्स के सेंटर्स खुल गए जिनमें बच्चों और नौजवानों की दिलचस्पी का इतना सामान था कि ये घंटों उनमें ही मगन रहते। कंप्यूटर्स और मोबाइल फ़ोन्स में आने वाली मज़ीद जिद्दत ने तो गुज़श्ता चंद सालों में इन इलेक्ट्रॉनिक गेम्स की तमाम हैयत बदल कर रख दी है और नौजवान नस्ल जो कि पहले क्रिकेट और फुटबॉल जैसे खेलों में दिलचस्पी लिया करते थे, अब वो भी ई गेमिंग के माहिर बनने की दौड़ में लगे हुए हैं। चंद नौजवान ऐसे भी हैं जिन्होंने ई गेम्स खेलकर वक्त ज़ाया करने की बजाय इनसे अपना मुस्तकबिल वाबस्ता कर लिया है। हाल ही में कराची के एक नौजवान है सिमल हुसन, जिन्होंने एक वीडियो गेम टूर्नामेंट को जीतकर $10 लाख की हद अबूर करने वाले कम उम्र तरीन गेमर का एजाज़ भी हासिल किया है। पाकिस्तान में ई स्पोर्ट्स बड़ी तेज़ी के साथ गेमिंग सनत बन रही है और आलमी सतह पर भी पाकिस्तान की ई स्पोर्ट्स को मकबूलियत हासिल हो रही है। पाकिस्तान में इस वक्त 36 मिलियन से ज़ायद फ़ाल ई गेमर्स मौजूद हैं और 2026 तक इसकी तादाद 50 मिलियन तक बढ़ने का इम्कान भी है। ई स्पोर्ट्स की अहमियत को तस्लीम करते हुए, नौजवानों की खुशहाली और मुआशी तरक्की को समझते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम में इस बार ई स्पोर्ट्स का शोबा भी शामिल कर लिया है और इसे एक इंडस्ट्री का दर्जा देने का इरादा भी रखती है। इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम ई स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर अर्जिश आज़म। अर्जिश, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो हम तो यही जानना चाहेंगे कि ई स्पोर्ट्स आखिर में है क्या और इतनी तेज़ी से जो हमारे नौजवानों में कैसे फैल रही है ये? जी, पहले तो आपका शुक्रिया कि इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल स्मार्टफोन पे, लैपटॉप्स पे हर बच्चा गेम खेलता हुआ हमें नज़र आता है। जी। बहुत हम सुनते हैं कि PUBG और खेलों में जो है बच्चे मगन हो गए हैं, लेकिन ई स्पोर्ट्स इसका एक बड़ा पॉजिटिव, बड़ा एक मुस्बत एस्पेक्ट है, जहाँ पर यही स्किल जो हम घर बैठे बच्चों को गेम खेलते देखते हैं वो उनको एक एथलीट बना देता है। आज से पहले शायद हम फुटबॉलर्स को, क्रिकेटर्स को एथलीट समझते थे, शायद गेम खेलने को हमारे माशरे में उस तरह एक स्पोर्ट्स समझा नहीं जाता था। अब ये कि उसको फ़रोग दिया जाएगा, उसको रिकग्नाइज़ किया जाएगा और पाकिस्तान ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह अरसलान, ऐश और कई ऐसे बच्चों की वजह से ई स्पोर्ट्स की दुनिया में एक इंटरनेशनल नाम कायम कर चुका है। ये वर्ल्ड चैम्पियन है और ये विदाउट एनी सपोर्ट ऑलरेडी एक्सेल कर रहे हैं, पूरी दुनिया में जा रहे हैं, अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। और अब हमारे प्रोग्राम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये कि जो 50 लाख से ज़्यादा बच्चे गेमिंग में इन्वॉल्व हैं पाकिस्तान में, उनको हम ई स्पोर्ट्स की तरफ लेकर आएँ, उनके कंपटीशन कराएं। जिस तरह एक क्रिकेट लीग होती है उस तरह ई स्पोर्ट्स की एक लीग कायम करें पाकिस्तान में, ताकि हमारे ये बच्चे भी आगे आएँ, पूरी दुनिया में जाके मुल्क को रिप्रेजेंट करें और ई स्पोर्ट्स को फ़रोग मिले पाकिस्तान। अच्छा, ये जो ई गेम्स हैं या अगर हम दूसरी पहले भी जो वीडियो गेम्स होती थी या टोकन वाली गेम्स होती थी, तो वालिदैन को या लोगों को तो ये लगता था कि बच्चे वक्त ज़ाया कर रहे हैं, लेकिन अब ये भी एक प्रॉपर बिजनेस बन रहा है, इससे
अर्निंग एक अच्छी खासी हो रही है, तो फिर इसका मतलब बच्चे वक्त ज़ाया नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल जी, बच्चे वक्त नहीं ज़ाया कर रहे, और हम जो माँ बाप जब देखते हैं कि बच्चे 3, 4, 5 घंटे गेम खेल रहे हैं, बिल्कुल कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा करना शायद अच्छा नहीं होता, ठीक नहीं है। लेकिन ये कि वो एक स्किल डेवलपमेंट होती है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर एक ई स्पोर्ट्स अकेडमी भी इस्टेब्लिश की जाए, जहाँ पर जो बच्चे ऑलरेडी गेम खेलने का शौक रखते हैं, हम उन्हें ई स्पोर्ट्स की तरफ लेके आएँ, उन्हें एथलीट्स बनाएं, उन्हें प्रोफेशनल ट्रेनिंग दें, ताकि वो अपने स्किल को प्रोफेशनली जो है वो इस्तेमाल कर सकें, वो उससे पैसे भी कमाएं। ये एक रोजगार का पूरा तरीका है। इसमें ऑलरेडी पाकिस्तान में बहुत से बच्चे इन्वॉल्व हैं, और इंटरनेशनली ये एक रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट की कैटेगरी है। एब्सोल्युटली ठीक हो गया। अच्छा, जैसे अभी हमने खबर भी शेयर की है, एक हमारा ही बच्चा जिसने $10 लाख की एक अमाउंट, बहुत बड़ी अमाउंट है, तो ये तो हमारी इकॉनमी बहुत बेहतर हो जाएगी, क्योंकि बच्चे तो खेलों में जाहिर बात है उनका बड़ा शौक होता है, उनका दिमाग भी उस तरह से ही काम करता है, तो बड़ा स्टेबल कर सकती है हमारी इकॉनमी को। बिल्कुल जी, देखें अभी जो पाकिस्तानी ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं जो कि ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए सऊदी अरेबिया में गए हुए हैं, इस ई स्पोर्ट कप का जो प्राइस पूल है वो $60 मिलियन का है। तो ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है एंटरटेनमेंट में। इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड, और हमारी ख्वाहिश ये है कि जो हमारे बच्चों ने गेमिंग खेल के स्किल हासिल कर ली है, हम उसे प्रोफेशनलिज्म की तरफ लाएं, ई स्पोर्ट्स की तरफ लाएं, और हम माँ बाप से भी ये रिक्वेस्ट करें कि अगर आपका बच्चा अच्छी गेम खेलता है तो उसका एक करियर बन सकता है। हमारे पास ऑलरेडी एग्जांपल्स मौजूद हैं, और उनको हम एक पॉजिटिव रास्ता दें। ठीक है। अच्छा, जापान में भी कोई मुकाबले हुए अभी टेकन गेम्स के नाम से, आतिफ बट आई गेस पाकिस्तान को रिप्रेजेंट वहाँ पर करे थे, तो वहाँ पर क्या रिजल्ट्स रहे हैं? जी बिल्कुल जी, आतिफ बट जो है उन्होंने रिप्रेजेंट किया टेकन में, बड़े मशहूर एक टेकन प्लेयर हैं। इसी के साथ साथ मैं ये मेंशन करना चाहूँगा कि जो बचपन में हम टोकन वाली गेम्स खेलते थे, उन्हीं की वजह से आज पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं, आतिफ बट, अरसलान ऐश, वो टेकन एक गेम है जिसके वर्ल्ड वाइड चैंपियन है। वो एब्सोल्युटली पाकिस्तान इस गेम में उसका लीड कर रहा है, पिछले कई सालों से लीड कर रहा है, और इसका क्रेडिट उन टोकन वाली गेम्स को जाता है जिस पे बच्चे जाते थे, खेलते थे, और वहाँ से उन्होंने अपना एक करियर बना लिया। और यही हमारी ख्वाहिश है कि इसी तरह के और प्लेटफॉर्म जो हैं बच्चों को प्रोवाइड किया जाए। अच्छा, गेम ये जापानीज है, लेकिन पाकिस्तान इसमें पाकिस्तानी जो बच्चे वो ज्यादा एक्सेल कर रहे हैं, इसकी क्या वजह लग रही है आपको? क्योंकि देखिए बचपन में जो है टोकन में जब हम गेम खेलने जाते थे तो वहाँ पर ये टेकन गेम होती है, और वहाँ से ये ट्रेंड शुरू हुआ। वहाँ पर ये इंसानों ने खेला, इन्होंने एक्सेल किया, और हम लोगों ने शायद एक मुश्किल इक्विपमेंट पर खेली है पहले, इसलिए शायद उनका हाथ ज्यादा मेरा ख्याल है साफ है। नहीं, एब्सोल्युटली जी, आप सही कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है उन्होंने ज्यादा टाइम लगाया तो वो ज्यादा एक्सेल कर गए इसमें। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब हुकूमत के क्या मजीद इकदाम इस हवाले से होने लगे हैं? किसी गेमिंग कंपनी जो इस तरह के तमाम इंस्ट्रूमेंट्स या गेमिंग बना रही है, उनको भी ला रहे हैं यहाँ पर कि वो भी यहाँ पर अपने को प्रॉपर सेटअप लगाएं, किस तरह से इसको फिर ज्यादा फ्लरिश करेंगे? जी बिल्कुल, अभी इंशाल्लाह एक नेशनल ई स्पोर्ट्स स्ट्रेटजी लॉन्च की जाएगी। मैं ये बताना चाहूँगा कि मेन जो फोकस है उसका ये है कि जो 5 मिलियन 50 लाख बच्चे ऑलरेडी गेम्स में इन्वॉल्व हैं, उनको प्रोफेशनलिज्म की तरफ लाएं, उन्हें ई स्पोर्ट्स की तरफ लेकर आएँ। एक नेशनल ई स्पोर्ट्स लीग क्रिएट की जाएगी, जिस तरह क्रिकेट लीग है हमारी, जिस तरह बच्चों को इंकरेजमेंट मिलती है, वो क्रिकेट में आते हैं, हम क्रिकेट स्टार्स को देखते हैं, हमारे मुल्क में कल्चर है। हम चाहते हैं कि ई स्पोर्ट्स में भी एक कल्चर इस्टेब्लिश हो। गेम्स खेल तो बहुत लोग रहे हैं, लेकिन इस तरह ई स्पोर्ट्स की अवेयरनेस नहीं है। हम उसकी अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं, एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, चाहते हैं कि बच्चे प्राइस पूल के लिए खेलें, कम्पीट करें, उन्हें अवार्ड्स मिलें, और इसी तरह उन्हें एक इंकरेजमेंट मिले कि एक प्लेटफॉर्म मौजूद है जो उनको रिकॉग्नाइज करती है, उनको एक रास्ता देती है कि वो यहाँ पर भी एक प्रोफेशनल करियर बना सकते हैं। बिल्कुल, ये तो मैं आपसे एग्री करूंगा। रजिश के अवेयरनेस नहीं है, मतलब मुझे भी इतना आइडिया नहीं था कि हमारी इंडस्ट्री माशाल्लाह बच्चे जो हैं वो इतना ज़बरदस्त खेल रहे हैं बाहर जाकर। अच्छा, पबजी जो है वो सबसे ज़्यादा आई गेस फेमस है यहाँ पर, जो आम लोग भी खेलते रहते हैं, अपने फ़ोन्स पर भी वो खेल रहे हैं, और बाहर के मुकाबले बाहर के मुल्कों में इसके कोई कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, तो यहाँ पर भी हो रहे हैं कोई टूर्नामेंट इस तरह से? जी बिल्कुल। जिस तरह हर जो गेम खेली जाती है उसकी एक वर्ल्ड चैंपियनशिप भी होती है। ठीक है। टेकन में हम ऑलरेडी वर्ल्ड चैंपियन है, पबजी में भी एक वर्ल्ड चैंपियन पाकिस्तानी टीम है जिसका नाम I8 है, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक तो इन सब के अलग-अलग चैंपियनशिप हो रही होती हैं, एक ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप होता है। इसी के साथ पिछले 4 महीने में लाहौर शहर के अंदर 3 ई स्पोर्ट्स के मेजर इवेंट्स हो चुके हैं, जिसपे के 3 डिफरेंट गेम्स, फ्री फायर, टेकन, वैलोरेंट, इन सब पे लोगों ने कम्पीट किया है। ये प्रोफेशनल लेवल के इवेंट थे जिनको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया गया था, जो कि इंटरनेशनली स्ट्रीम हो रहे थे, और हर इवेंट जो लाहौर में होस्ट हुआ उससे इंटरनेशनली को 40-50 लाख लोग वीडियो पे अपने कंप्यूटर्स पे देख रहे थे। ठीक है। अच्छा, प्लेयर्स जैसे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, तो डेवलप भी करें हम अपने तौर पर कोई गेम्स?
देखिए, गेम डेवलपमेंट जो है एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। आई थिंक कि पाकिस्तान में ऑलरेडी अगर मैं सिर्फ गेम डेवलपमेंट की सतह पे बात करूं तो $500 मिलियन के करीब आईटी एक्सपोर्ट जो है वो सिर्फ गेम डेवलपमेंट की इंडस्ट्री से आती है। इस स्ट्रेटजी के अंदर हम ये भी इनकरेज कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी गेम डेवलपमेंट स्टूडियोज इस्टेब्लिश हों और हमारी लोकल गेम्स भी डेवलप हों। ना सिर्फ कि हम वो गेम्स खेलें बल्कि हम वो बनाना भी सीखें और वो इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तानी गेम्स को इंट्रोड्यूस कराया जाए। ठीक है, तो इसके लिए कोई इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा या इसके लिए क्या प्लानिंग है? जी बिल्कुल, इस पे ऑलरेडी हुकूमत पाकिस्तान का एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन गेमिंग एंड एनिमेशन, जिसके अंडर 2 सेंटर्स एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं जहां पर स्पेसिफिकली गेम डेवलपमेंट के स्किल सिखाए जाएंगे, इसको इनकरेज किया जाएगा और ऑलरेडी गवर्नमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का स्पेसिफिकली इस पे बड़ा फोकस है। ठीक हो गया। अच्छा, जैसे ई गेमिंग, अब छोटे बच्चे भी हम देख रहे हैं कि वो भी हर वक्त फ़ोन में लगे रहते हैं। क्या एक प्रॉपर एज है जब आप कहें कि अब बच्चे को हमें इस फील्ड में लेके आना, अगर हम उसमें शौक भी देख रहे हैं, क्योंकि स्क्रीन टाइम जितना ज़्यादा हो रहा है बच्चे फिर वो पढ़ाई से भी दूर रह रहे हैं, उनकी नज़र की भी प्रॉब्लम हो रही है काफ़ी। जी बिल्कुल, देखें जी, जिस तरह हर चीज़ मॉडरेशन में होनी चाहिए, ये चीज़ भी मॉडरेशन में होनी चाहिए। आई थिंक के बच्चों का इस चीज़ की तरफ रुझान बड़ा पॉजिटिव है, लेकिन हमें इसके साथ साथ देखना है कि क्या ये उनके लिए डैमेजिंग तो नहीं है, उनकी हेल्थ को इशू तो नहीं है। मेरे ख्याल से जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनको तो वैसे ही स्मार्टफोन से हमें दूर रखना चाहिए जब तक कि वो एक 13-14 साल की उम्र है, जो कि अमेरिका में भी फॉलो होता है, बहुत और माशरे में होता है। इवन ये कि सोशल मीडिया अकाउंट्स भी 13-14 साल के बच्चों के बाहर नहीं खोले जाते। तो हमें लगता है कि ये एक पेरेंट्स पे एक जिम्मेदारी है कि वो देखें कि आज के बदलते माशरे में उन्होंने अपने बच्चों को खासकर एक ग्रोइंग एज में इन चीज़ों से प्रोटेक्ट कैसे करना है, और जब वो इस एज पे आ जाते हैं तो उनको डेफिनेटली हर चीज़ की एक्सेस देनी चाहिए, उन्हें एक मौका मिलना चाहिए कि वो अपने शौक एक्सप्लोर करें और फिर वो भी मॉडरेशन में करें। हम इसीलिए समझते हैं कि ई स्पोर्ट्स को जब प्रोफेशनली रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा और प्रोफेशनल ट्रेनिंग होगी तो एक स्ट्रक्चर बच्चों को मिल जाएगा कि किस तरह उन्होंने प्रोफेशनली इसको सीखना है, रेदर देन कि वो पूरा दिन गेम खेलते हैं। ठीक है। अच्छा, ई स्पोर्ट्स के जिस तरह से आप भी अभी बता रहे हैं कि प्ले के लिए सऊदी अरबिया हमारी एक टीम गई हुई है, हाँ, जापान से भी एक टीम जीत कर आई है, तो पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे इवेंट्स अब हम इन फ्यूचर देखेंगे जब बाहर की टीम्स भी यहाँ आकर कम्पीट करेंगी या ऑलरेडी कोई हो चुका है? नहीं, इंशाल्लाह जी, अभी पिछले 4 महीने में जिस तरह कि मैंने बताया 3 इंटरनेशनल लेवल के इवेंट्स पाकिस्तान में हुए हैं जिसमें इंटरनेशनल टीम्स भी आई हैं, इवन जापान से भी टीम आई है, और अगले कुछ महीनों में इंशाल्लाह एक नेशनल ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप हम प्लान कर रहे हैं जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के अंडर, जिसमें कि पूरे मुल्क में हम प्लेयर्स को ये मौका देंगे, ये जो 50 लाख बच्चे गेम खेलते हैं इन्हें मौका देंगे कि ये प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स एथलीट्स बने, ये सारे कम्पीट करें, ये इवेंट्स पे आएँ, एक दूसरे से मिलें और ये प्रोफेशनली उस इवेंट में एक्सेल करके फिर पाकिस्तान को इंटरनेशनल सतह पे भी रिप्रेजेंट करें। ठीक हो गया। अच्छा, जिस तरह से अब ये वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत ये सब कुछ हो रहा है, क्या एक एस्टिमेट लगाया गया है कितना हमारी इकोनॉमी में हिस्सा डाल सकता है, क्या इससे रेवेन्यू जनरेट हो सकता है? देखिए जी, हमारा ये एक टारगेट है कि अगले 5 साल में हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह आज अगर 50 लाख गेमर्स मौजूद हैं तो कोई एटलीस्ट 50,000 ई स्पोर्ट्स के एथलीट्स तो होने चाहिए और वो पूरी दुनिया में जाएं, डिफरेंट जगह पे कम्पीट करें। हमें लगता है कि $200-300 मिलियन का रेवेन्यू इंशाल्लाह ई स्पोर्ट्स के थ्रू पाकिस्तान में आ सकता है। हमारा ये टारगेट है कि 5 साल में इस इनिशिएटिव के थ्रू, इस विजन के थ्रू हम पाकिस्तान को दुनिया की टॉप 10 ई स्पोर्ट्स कंट्रीज में लेकर आए। हमारे पास ऑलरेडी प्लेयर्स की तादाद दुनिया में कई मुल्कों से बहुत ज़्यादा है। हमें लगता है कि जब उन्हें एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उन्हें एक सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी तो वो एक्सेल करेंगे। अगर सपोर्ट के बगैर हमारे बच्चे, हमारी यूथ इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है तो सपोर्ट के साथ वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ के कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं जिस पे हमने बात भी की है। आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि बच्चे बिल्कुल फिर हम देखते हैं ग्राउंड से कट ऑफ हो जाते हैं, स्टडीज से कट ऑफ हो जाते हैं, बच्चों के जो बिहेवियर हैं वो चेंज हो रहे हैं, बच्चे एग्रेसिव हो रहे हैं। बहुत से ऐसे वाकयात हैं जो हमने भी मीडिया पर रिपोर्ट किए हैं, पबजी गेम के हवाले से किसी ने अपनी फैमिली को ही ख़त्म कर दिया, इस तरह के वाकयात भी अनफॉर्चुनेटली रिपोर्ट हुए जो कि बिल्कुल गलत है। इस हवाले से कोई काउंसलिंग बच्चों की जब भी कोई ऐसा इंस्टीट्यूट डेवलप किया जाएगा, आपको लगता है कि ये भी फिर उस प्लान में शामिल होना चाहिए कि बच्चे उस गेम को रियल लाइफ के तौर पर ना लें? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह जब हम इसकी अवेयरनेस कैंपेन की तरफ जाएंगे हम ये कोशिश करेंगे कि बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग है इन गेम्स के मुताबिक उसे बेहतर किया जाए। मुझे लगता है कि कुछ गेम्स जो हैं आई थिंक कि शायद उनके बारे में थोड़ी रेगुलेशन हुकूमत को करनी चाहिए कि उनका इस्तेमाल क्या हो रहा है और उनका हमारे
यंग बच्चों के माइंड पे क्या अफेक्ट हो रहा है। देखिए जो भी इंटरनेशनल कंपनीज इस मुल्क में आ रही हैं वो इन्वेस्ट कर रही हैं, हम ऑब्वियसली उन्हें वेलकम करते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि क्या किसी चीज़ का नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं है हमारे माइंड पे, हमारे बच्चों पे, और ऐसी चीज़ों को भी मद्देनजर रखा जाएगा। इंशाल्लाह फ्यूचर में जो स्ट्रेटजीज बनाई जाएंगी, ऐसे जितने मसले मसाइल हैं हम उन्हें मिल के इन्हीं गेम्स के साथ रिजॉल्व भी करेंगे। टाइमली मतलब उस पर प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। जैसे सोशल मीडिया पर हमने काफ़ी बार देखा बहुत सी ऐसी गेमिंग के जो स्क्रीनशॉट्स वो शेयर किए होते हैं जहां पर कहीं ना कहीं बताया जाता है कि शायद इस्लाम की या कुरान पाक की बेहुरमती की जा रही है, तो उन चीज़ों पे चेक एंड बैलेंस के लिए आपको लगता है कि कोई टीम प्रॉपर होनी चाहिए? एब्सोल्युटली जी, एब्सोल्युटली। आई थिंक कि इसमें भी जिस तरह बाकी सेक्टर्स में रेगुलेशन आई है, जितनी बड़ी ये इंडस्ट्री है, हम चाहेंगे कि इसमें प्रॉपरली एक रेगुलेशन आए और इस एंगल से कि क्या हमारी यूथ के लिए बेनिफिशियल है हम उसे प्रमोट करेंगे, और अगर कोई चीज़ उनके लिए डैमेजिंग है, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए डैमेजिंग है, तो उसको डेफिनेटली उस पर स्टॉप लगाना चाहिए। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम अर्जिश आज़म हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। और नाज़रीन अब बात करेंगे मखसूस नशिस्तों के हवाले से, और अब कहा यह जा रहा है कि मखसूस 77 नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलेंगी या नहीं। इस हवाले से जो फैसला है वो कुछ ही देर में आने वाला है, जिसके हवाले से मजीद भी बात करने जा रहे हैं। और ये एक और इंतहाई अहम जुमा है अदालती तारीख के लिए भी, जिसमें हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में महफूज शुदा फैसला आज 12 बजे सुनाया जाएगा। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। माहिर कानून मियां दाऊद ने हमें ज्वाइन किया है। दाऊद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप इन तमाम मामलों पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं, सारी जो प्रोसीडिंग्स हैं आप वो भी इस हवाले से जानते हैं। आप क्या देख रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेड फैसला हो सकता है? मेरी राय में पाकिस्तान जो है वो इस वक्त अपनी एवोल्यूशन के क्रूशल दौर से जो है वो गुजर रहा है, और मैं नहीं समझता कि इस मौजूदा हालात में सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऐसा नजरिया ज़रूरत पैदा करने की कोशिश करेगी जिसकी वजह से पाकिस्तान में आइन को या जमहूरियत को किसी भी तरह का जो है वो नुकसान पहुंचे। मेरी जाती राय के अंदर आइन मखसूस नशिस्तों के हवाले से और इलेक्शन एक्ट जो है वो मखसूस नशिस्तों के हवाले से बहुत वाज़ेह है। आइन का आर्टिकल 51(6) जो है वो बड़ा क्लियरली ये बात कहता है कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है या तहरीक इंसाफ है उसको किसी भी तरह के ऊपर इंतखाबी ये जो मखसूस नशिस्तें हैं वो नहीं मिल सकती। और पीछे रह गई बात कि ये फिर मखसूस नशिस्तें जो है ये किन जमातों को मिलेंगी, जो हुकूमती जमातें हैं उनको ये मिलेंगी और उसकी कोई बेसिस है या नहीं है, तो उसके लिए फिर हमें रहनुमाई लेनी पड़ती है आइन में दिए गए इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात और इलेक्शन एक्ट के मुताबिक, जिसके तहत जो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन है जिसे हम मुतनासिब नुमाइंदगी कहते हैं, उसके असूल को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार है कि चूंकि हाउस मुकम्मल करना है, आइन का तकाजा है कि आपने हाउस को मुकम्मल करना है, इसलिए उस तनाजर में आइन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये इख्तियार है कि वो जो जमातें हैं उनके अंदर बाकी नशिस्तें जो है वो तकसीम की जाएं ताकि हाउस जो है वो मुकम्मल हो सके। ये फैसला मुमकिन है कि बहुत सारी जो तहरीक इंसाफ के हामी लोग हैं या उनको पसंद ना आए, लेकिन जब हमने कानून के मुताबिक चलना है, स्ट्रिक्टो सेंसो कानून के मुताबिक चलना है, जो आइन में लिखा हुआ है उसके मुताबिक चलना है, तो फिर उसकी रूह के मुताबिक यही मेरी जाती राय के मुताबिक फैसला बनता है कि जो मखसूस नशिस्तें बाकी रह जाने वाली मखसूस नशिस्तें हैं वो सियासी जमातों को मिलेंगी। और अगर हम इस थ्योरी के ऊपर सोचें या देखें कि जैसे माजी में नजरिया जरूरत की बुनियाद के ऊपर पॉपुलैरिटी की बुनियाद के ऊपर फैसले किए गए, इलॉजिकल बातों की बुनियाद के ऊपर फैसले किए गए और उससे आइन को और जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया गया, तो फिर ये बात बिल्कुल जायज है कि जिन करोड़ों लोगों ने तहरीक इंसाफ को वोट डालना है उनका हक बनता है, ये सारा मामला है। जिन करोड़ों लोगों ने वोट डाले हैं उन्होंने भी कानून के तहत रह के वोट डाले हैं, इसी आइन के तहत रह के वोट डाले हैं, तो ये नहीं हो सकता कि उनके वोट डालने वाले जो हक है उसको तो तस्लीम कर लिया जाए और उससे अगला आइन का जो पोर्शन है और कानून का जो पोर्शन है उसको तस्लीम ना किया जाए। ठीक है, तो दाऊद साहब अगर हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें, आपको क्या लगता है कहां इन लोगों से गलती हुई इन तमाम मखसूस नशिस्तों के हवाले से? शुरू में तो हमने लैक ऑफ इंटरेस्ट भी देखा इन दोनों जमातों का इन मखसूस नशिस्तों को लेकर।
देखिए, जो भी सियासी जमातें हैं, मैं हूं, आप हैं, हम सब के ऊपर कोई ना कोई आइन और कानून जो है वो लागू होता है। वही आइन और कानून जो है वो तहरीक इंसाफ के ऊपर और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ऊपर लागू होता था। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो पार्लियामेंट के बाहर सियासी जमातें बिल्कुल हैं, और उनको कहना भी चाहिए, क्योंकि वो पार्लियामेंट के अंदर सियासी जमातें नहीं है, इसलिए उनको सियासी जमात, पार्लियामानी सियासी जमात जो है वो नहीं कहा जा सकता। ये तहरीक इंसाफ ने जब खुद और ये बात कह दी कि वो आजाद उम्मीदवार है, उन्होंने अपनी नशिस्तें जो है वो आइन और कानून के तहत जमा नहीं, फहरिस्तें जो है वो आइन और कानून के मुताबिक जमा नहीं कराई, फिर उन्होंने पीटीआई नजरियाती के सर्टिफिकेट्स जमा करवाए। खुद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो सरबराह हैं हामिद रजा साहब, उन्होंने आजाद उम्मीदवार के तौर पे ऊपर इलेक्शन लड़ा। तो जो तहरीक इंसाफ की खामियां हैं, जो तहरीक इंसाफ की नालायकियां हैं, जो इनके सियासी तौर पे गलत फैसले हैं, उनको तो नजरिए जरूरत की आड़ में कि जी ये हमारे बच्चे हैं, इससे गलती हो गई है, लिहाज सुप्रीम कोर्ट इसकी जो है वो दुरुस्ती कर देती है। तो माजी में जैसे साकिब निसार साहब हो गए, जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब हो गए, वहां से लेकर जस्टिस उमरता बंदयाल तक, जैसे माजी में सुप्रीम कोर्ट नजरिया जरूरत के तहत तहरीक इंसाफ की मदद करती आई है, सियासी नजरिया जरूरत पैदा करती आई है, इनकी गलतियां डिफेंड करती आई है। तो मेरे ख्याल के अंदर इस मर्तबा सुप्रीम कोर्ट को तहरीक इंसाफ का लाडला बच्चा उसको कंसीडर करने की बजाय उसको ये कहना चाहिए कि भाई आइन और कानून के मुताबिक चलना सीखो, अपने पैरों पे चलना सीखो, अपनी स्ट्रेटजीज बनाना सीखो। आप बाकी तहरीक इंसाफ जो है वो बाकी मामलात के अंदर अपने आप को चैंपियन क्लेम करती है, तो यहाँ पर क्यों गलती कर गई, यहाँ पे क्यों मामला कर गए? अगर तहरीक इंसाफ ने खुद अपने से अपना पार्टी सिंबल ना छीना होता, यानी कि खुद अपने इनके मुताबिक तहरीक इंसाफ ने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए होते, तो ना इलेक्शन कमीशन इनसे पार्टी सिंबल छीनता, ना सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को जो है वो बरकरार रखती। तो सारे गुनाह तो इनके अपने किए हुए हैं। इसलिए मैं ये समझता हूं कि मौजूदा सुप्रीम कोर्ट को पॉपुलर प्रेशर की बुनियाद के ऊपर, प्रोपेगेंडा की बुनियाद के ऊपर जो है वो फैसला बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो आइन और कानून के मुताबिक फैसला है वो करना चाहिए, और मेरी राय में वो ये फैसला है कि ये नशिस्तें तहरीक इंसाफ को और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को तो किसी सूरत में ही मिल सकती, और जो बाकी मानदा मखसूस नशिस्तें हैं वो भी जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद सियासी जमातें हैं, हुकूमती जमातें हैं, ये उनको ही जाएंगी, उसके अलावा ये कहीं नहीं जा सकती। अच्छा, जिस तरह से अभी एक मुआवनत की बात भी आपने की है, जो कि जस्टिस साकिब निसार से एक सिलसिला शुरू हुआ, उमर अता बंदयाल साहब तक हमने वो देखा, वो सिलसिला चला, अब वो मुआवनत अदालत की तरफ से हम देख रहे हैं कि पीटीआई को नहीं मिल रही है, जिस पर उन पर पहले भी बड़ी तनकीद अभी जो हुकूमत में जमात मौजूद है वो भी करती रही है कि अदालतों से जो रिलीफ है वो पीटीआई को या बानी पीटीआई को बहुत ज्यादा फेवर मिलती है। अभी जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब पर बड़ी इस हवाले से तनकीद की जा रही है कि जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से केस होता है वो जानबूझकर या वो अपनी मर्जी के तहत उस बेंच में जरूर एडअप होते हैं। ये तनकीद अब उन पर बहुत हो रही है। देखिए, आप तहरीक इंसाफ की बकवासियात को, प्रोपेगेंडे का तो के ऊपर तो कोई रिएक्ट नहीं कर सकते, वरना हर बाशऊर पाकिस्तानी जानता है कि अब मुकदमात की फिक्सेशन के अंदर और बेंच बनाने के अंदर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कोई किरदार रहा ही नहीं है। ये फैसला 3 रुकनी कमेटी ने करना है। 3 रुकनी कमेटी के अंदर मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस भी हैं, मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, ये दोनों मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा इस वक्त चीफ जस्टिस है। 3 अहम जजेस पर मुश्तमिल ये कमेटी है। अगर 3 अहम जजेस पर मुश्तमिल कमेटी में ये इत्तेफाक है कि इस किसी मुकदमे में या किसी बेंच में चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज है का जमहूरी फैसला है, लेकिन चूंकि तहरीक इंसाफ की अपनी नलायकियां, अपनी गुस्ताखियां, अपने पाकिस्तान दुश्मनियां जो है वो तो काबू हो नहीं पा रही, उसके अपने जराइम इस तरह ज्यादा उनको डिफेंड किया नहीं जा रहा, तो उसका हल ये निकालते हैं कि एक शख्सियत को पकड़कर उसके ऊपर तनकीद करना शुरू कर दी। जब उनसे पूछा जाए कि इस तनकीद करने से आप अचीव क्या करना चाहते हैं, कहते हैं कि हमारे केसेस का फैसला दुरुस्त हो जाएगा, तो मतलब वो अभी भी जस्टिस साकिब निसार वाली सहूलत चाह रहे हैं और कुछ नहीं चाह रहे। वरना सोशल मीडिया पर दाऊद साहब एक ट्रेंड हम यही देख रहे हैं जिसमें यही कहा जा रहा है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब पीटीआई के केसेस से अपने आप को अलहदा कर लीजिए तो ही बेहतर होगा, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हामी हैं वो इस तरह की पोस्ट ही हमें करते हुए दिखाई देते हैं कि जिस केस में अगर चीफ जस्टिस एडअप होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, तो वो तो कह रहे हैं कि ये कंफर्म बात है कि पीटीआई के अगेंस्ट ही फैसला आएगा।
देखिए, चूंकि फैसले हर हाल में इनके खिलाफ आने हैं, क्योंकि इनके केसेस गैर कानूनी है, चूंकि इनके केसेस तहरीक इंसाफ के गैर आईनी है, वो मेरिट के ऊपर इनके खिलाफ ही होने हैं, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए ये अटैक करते हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा के ऊपर। सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं, किसी भी सियासी जमात के दबाव के ऊपर आकर किसी भी जज को बेंच से ना अलग होना चाहिए, ना ये कभी भी रवायत डालनी चाहिए। तहरीक इंसाफ की अपने नलायकियां, अपने सियासी गलत फैसले, अपनी पाकिस्तान दुश्मनी, अपने सारे मामलात, उसकी वजह से उनके सारे केसेस जो है वो खराब हुए और वो हो रहे हैं। चूंकि फैसले इनके खिलाफ आने होते हैं, इसलिए उससे पहले ही किसी एक जज या किसी एक अदारे के खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा करना जो है वो शुरू कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने या चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने तो इनको नहीं कहा था कि भाई तहरीक इंसाफ का आइन जो है वो आप ऐसे बनाए, इन्होंने अपनी मर्जी से आइन बनाया, तो इनको चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने तो नहीं कहा था कि अपने आइन के मुताबिक पार्टी इंतखाबात ना कराए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने तो नहीं इनको कहा था कि आप अपने इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन की पेंडेंसी के दौरान भी अपना लकूना जो है वो खत्म ना करें। काजी फायज ईसा ने तो नहीं इनको कहा था ना, इनकी अपनी गलतियां ना, इनकी अपनी बदमाशी है। उस वक्त ये समझते थे कि हम जर्नैलों के और जजों के टाउट बने हुए हैं, इसलिए हमें कुछ हो नहीं सकता। अब पाकिस्तान में चूंकि आइन आ चुका है, एक ऐसे चीफ जस्टिस आ गए हैं, चीफ जस्टिस काजी पाकिस्तान फायज ईसा साहब, जो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक सीधे चलते हैं, ना कोई अगर ना कोई मगर। जो आइन और जो कानून है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने और चीफ जस्टिस सैयद मुमकिन चीफ जस्टिस अगले चीफ जस्टिस जो है सैयद मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने सीधा आइन के मुताबिक चलना है। इसलिए सबसे ज्यादा तहरीक इंसाफ को तकलीफ है कि माजी में तो हम गैर आईनी तौर के ऊपर इक़्तिदार में आए, गैर आईनी तौर के ऊपर हमें अदालतों में सहूलतें मिलते रही, अब नहीं मिल रही, तो जो अब नहीं मिल रही इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट को स्कैंडलाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया, लेकिन राव साहब आप इसको किस तरह से कमेंट करेंगे कि 9 जुलाई को फैसला महफूज किया गया, आज वक्त था 9 बजे सुनाने का, फिर वक्त को तब्दील किया गया और यही कहा जाता रहा कि रात को भी इस हवाले से मुशावरत की गई है, तो वही फिर एक बार फिर से मुझे जिक्र करना पड़ा है कि जो कुछ सोशल मीडिया पर पेजेस इस वक्त एक्टिव हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत करते हुए, वो यही कह रहे हैं कि यह मुशावरत फिर कहीं और से होती है, फैसला कहीं और से आता है, अदालत को सिर्फ फ्रंट फेस पर रखा जाता है। देखिए, मैंने जैसे गुजारिश की, चूंकि तहरीक इंसाफ खुद जो है वो जर्नैलों और जजों की गंदगी से पैदा होने वाली जमात है और उन्होंने अपनी पूरी सियासी जिंदगी ऐसे गुजारी है, तो इसलिए उनको लगता है कि हमेशा सारी जिंदगी ऐसे ही गुजरती है। तो इसलिए चूंकि उन्होंने कभी शफाफियत और ईमानदारी और आइन और कानून देखा नहीं है, इसलिए उनको ये नहीं लगता कि ये कभी ऐसा भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो तमाम जजेस को बैठाकर मुशावरत करके जो है जमहूरियत के साथ आइन और कानून के मुताबिक फैसला देने के लिए इकट्ठा करें। इनके लिए तो ये एक आप कह लें गैर मामूली बात है ना, क्योंकि इनके जो चीफ जस्टिस थे, इनके ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर कानून मियां दाऊद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और मखसूस 77 नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलेंगी या नहीं, 12 बजे ये फैसला भी हमारे सामने आ जाएगा और सुप्रीम कोर्ट का जो फुल कोर्ट है आज दोपहर 12 बजे महफूज फैसला भी सुना देगा और इस मसले का हल भी शायद आज निकल आएगा। तो 13 रुकनी फुल कोर्ट में शामिल तमाम जजेस ही इसमें शरीक आज होंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और मौसम के हवाले से आपको डिस्कस करते हैं। मौसम पर हमने प्रोग्राम के शुरू में भी बात की थी, क्योंकि जो बारिशों का सिलसिला है, जोरदार सिलसिला है, वो अब शुरू हो चुका है। महकमा मौसमियात ने गुज़श्ता रोज से बारिश का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई भी की थी, जिसके बाद अब मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून का दूसरा स्पेल भी शुरू हो चुका है। गुज़श्ता रोज बहर अरब से मजीद मानसून हवाएं मुल्क के बाला इलाकों में दाखिल हुई, जिसके बाद मानसून का ये स्पेल 16 जुलाई तक बरकरार रह सकता है। मुमकिन असरात और एहतियाती तदाबीर के हवाले से महकमा मौसमियात का ये बताना है कि मूसलाधार बारिश से मरी, गलियात, मानसेरा, कोहिस्तान और कश्मीर के मकामी नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान है। मूसलाधार बारिश के बायस शुमाल मशरकी पंजाब के नशेबी इलाकों में भी अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया जा रहा है और शदीद बारिशों के बायस खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों, मरी, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग के बायस ट्रैफिक की आमदरफ मुतासर होने का भी खतरा है। तो जो टूरिस्ट हैं उनको इस मौसम में काफ़ी एहतियात करने की ज़रूरत है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। दूसरा स्पेल जो है मानसून का वो अब शुरू हो चुका है, तो आप फिर अभी किस तरह से देख रहे हैं इन तमाम मामलात को, किस तरह से हैंडल किया जाएगा? अभी मौसम जो है वो कितनी शिद्दत इख्तियार करेगा, मजीद कितनी बारिश एक्सपेक्टेड है?
जी बहुत शुक्रिया। देखिए जो ये स्पेल शुरू हुआ है कल से और उसमें आज भी चलेगा, कल भी चलेगा, यानी 14 जुलाई तक पंजाब के बेशतर इलाकों में, खासकर सेंट्रल और नॉर्थ पंजाब में तेज़ स्पेल है। जैसे गुज़श्ता शब भी लाहौर में अच्छी तेज़ बारिश हुई, अब आने वाली शब है या उससे अगला जो दिन है, ये अगले दो दिनों में भी इसी तरह से कभी हल्की कभी दरमियानी और किसी वक्त खासा तेज़ स्पेल मुतवक्की है। लाहौर में भी फैसलाबाद, सरगोदा, नीचे कसूर, साहिवाल और फिर ऊपर आपका इस्लामाबाद तक ये जो पूरा पट्टी चलती है उस तक, और इसी तरह से केपी में और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में ये स्पेल वहाँ तक महदूद है। सिंध में फ़िलहाल कोई ऐसी खातिर खा बारिश नहीं है, और बलूचिस्तान की भी जो मशरकी और जो जनूब मशरकी अजला हैं वहाँ पर नहीं है, शुमाल मशरकी एरिया तक महदूद है। तो ये स्पेल 14 या 15 तक चलेगा। उसके बाद फिर इसमें ज़ाहिर है उसकी शिद्दत में कमी आएगी, हल्की फुल्की बारिश या कहीं कहीं इक्का दुक्का जगहों पर तो रहेगी, और फिर 17 या 18 से एक मज़ीद इस तरह से मानसून हवाएं दाखिल होना शुरू हो जाएंगी। तो सिंध में भी, जनूबी सिंध में ख़ासकर 17 से ऑनवर्ड 2 या 3 दिन जो होंगे जब मुहर्रम की छुट्टियाँ होंगी, उन दिनों में बारिश का इम्कान होगा जनूबी सिंध में भी, और इसी तरह से केपी के बेशतर इलाकों में भी, और पंजाब में भी दोबारा से 1 आध 2 दिन के 15 या 16 जो वक्फा होगा उसके बाद फिर 17 या 18 से फिर। ठीक है सरफराज साहब, ये भी बताइएगा आज जो बारिश हुई है उस हवाले से कोई अपडेट्स अभी तक सामने आई कि कितने मिलीमीटर बारिश लाहौर में रिकॉर्ड की गई है? यही कहा जा रहा है कि जब मजीद बारिशें होंगी तो अर्बन फ्लडिंग का खदशा लाहौर में भी है। जी लाहौर की मुख्तलिफ एरियाज से मुख्तलिफ रिपोर्ट हुई है। जो मैक्सिमम 1-2 फिगर मैंने देखी थी अभी थोड़ी देर पहले, तो वो 100 मिलीमीटर से ऊपर है, कहीं पर 102 मिलीमीटर है, कहीं पर 90 मिलीमीटर है। इस तरह से अच्छी तेज़ स्पेल हुआ है लाहौर में, और इसी तरह से बाकी जगहों पर तो इतना तेज़ नहीं हुआ, लेकिन लाहौर चूँकि बिल्कुल आपको पता है कि मानसून हवाएँ सबसे पहले एक तरह से इंडिया से जो इंटर होती हैं, तो लाहौर और गिरदोनवा में ही ज़्यादा बारिश होती है उस स्पेल के नतीजे में। अगले जो 2-3 दिन है उसमें मज़ीद इसी तरह का तेज़ स्पेल वहाँ मुतवक्की है। ठीक है, अच्छा सरफराज साहब स्पेसिफिकली ज़रा नॉर्दर्न एरियाज़ के हवाले से हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां हैं, बच्चों की भी स्कूलों में से भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है? लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, फिर लोग रास्तों में फंस जाते हैं। बहुत से ऐसे हमने झरने देखे हैं जिनको क्रॉस करते हुए नहीं हुआ, लेकिन लाहौर चूँकि बिल्कुल आपको पता है कि मानसून हवाएँ सबसे पहले एक तरह से इंडिया से जो इंटर होती हैं, तो लाहौर और गिरदोनवा में ही ज़्यादा बारिश होती है उस स्पेल के नतीजे में। अगले जो 2-3 दिन है उसमें मज़ीद इसी तरह का तेज़ स्पेल वहाँ मुतवक्की है। ठीक है, अच्छा सरफराज साहब स्पेसिफिकली ज़रा नॉर्दर्न एरियाज़ के हवाले से हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां हैं, बच्चों की भी स्कूलों में से भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है? लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, फिर लोग रास्तों में फंस जाते हैं। बहुत से ऐसे हमने झरने देखे हैं जिनको क्रॉस करते हुए लोगों की गाड़ियाँ फिर उन झरनों के साथ बह जाती हैं। जी देखिए, वो जो शुमाली इलाका जितने भी हैं ना, केपी में खासकर कागान नारान का एरिया, वहाँ टूरिस्ट स्पॉट है, तो टूरिस्ट बहुत जाते हैं। इसी तरह से उधर पंजाब का जो मरी और गिरदोनवा का जो इलाका है, और हज़ारा डिवीजन में दूसरा जो गलियात का एरिया है, फिर कोहिस्तान से होते हुए जो लोग गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जाते हैं, तो वो तमाम रास्ते। इसी तरह से दूसरी तरफ जो है ना, सवात और मालाकंड का जो एरिया है, वहाँ भी लैंडस्लाइडिंग का खदशा होता है जब तेज़ बारिश हो जाए। और बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी जो एरियाज़ हैं, ज़ोब और चमन और दूसरे जो मुलिका, बारखान वगैरह, इन एरियाज़ में, तो इन जगहों पर जब भी लोग जाएं तो ज़रा फोरकास्ट को सामने रखते हुए जाएं, और प्लान इस तरीके से करें कि जब तेज़ स्पेल हो, 1-2 दिन ही ज़ाहिर है, दिन के किसी एक हिस्से में 2 दिनों में इस तरह से तेज़ स्पेल होता है, तो उस टाइम को अवॉइड करते हुए जाएँ ताकि लैंडस्लाइडिंग और जो बंदिश होती है उससे बच सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और जैसे कि वो भी ये बता रहे थे कि जो टूरिस्ट के लिए एडवाइजरी है वो भी जारी कर दी गई है। तमाम इलाके ये सेफ नहीं हैं क्योंकि वीकेंड का भी आगाज़ होने जा रहा है, गर्मियों की छुट्टियां भी चल रही हैं, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो फैमिली के हमरा नॉर्दर्न एरियाज़ का सफ़र कर रहे हैं। उन्हें तमाम एहतियाती तदाबीर का भी ख्याल रखना है, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखना है। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हुआ है, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, जुम्मा मुबारक, अल्लाह हाफ़िज़।